मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सिस्टम, यानी हम लोग जो पहले कौन सा सिस्टम पढ़े थे, आई थिंक नर्वस सिस्टम पढ़े थे, तंत्रिका तंत्र पढ़े थे। तो आज एक नया सिस्टम हम पढ़ाएंगे, वो हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर, इससे भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में इसको हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर, तो पहले इसको मेंशन कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे तो आप जिससे लिख सके अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, आई थिंक यू हैव रिटन। ओके, नाउ अंतःस्रावी तंत्रों में हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो ग्लैंड्स, वो ग्रंथियां कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, उस हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तंत्र में हमें हार्मोन्स की स्टडी करनी है। क्लियर, और हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो ग्रंथियों के माध्यम से होता है, ग्लैंड्स के माध्यम से होता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो अगर हम बात ग्रंथियों की करें, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड्स हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। ग्लैंड्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी हमारी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। थर्ड हमारी होती है मिश्रित, मिक्स्ड ग्लैंड। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार की हैं, उन सभी ग्रंथियों को इन 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ग्रंथियों की स्टडी हम जो है एंडोक्राइन में करते हैं, कुछ की स्टडी एक्सोक्राइन में करते हैं, कुछ की हम मिक्स में करते हैं। क्लियर, अभी हम इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? द साइंस विच डील्स अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, लाइक दिस। तो हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी के पिता किसको माना जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी को का पिता किसे कहा जाता है? तो 2 साइंटिस्ट हैं, लेकिन एक का आपने सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की डिस्कवरी की थी, लेकिन उन्हीं के नाम से रिलेटेड है ओनली थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो हमारे जो थॉमस एडिसन हैं, थॉमस एडिसन इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन अंतःस्रावी तंत्रों के, अंतःस्रावी ग्रंथियों के पिता माना जाता है, थॉमस एडिसन को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अंतःस्रावी तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, संघों के बारे में पढ़े हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत पहले जब हम लोगों ने पढ़ रहा था, जीवों में विविधता के बारे में। डिफरेंट टाइप के फाइलम्स थे, फाइलम प्रोटोजोआ, प्लेटीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, लाइक दिस। तो इसमें ये प्रश्न है कि वो कौन सा संघ है जिसमें सर्वप्रथम पूर्ण विकसित अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखा गया? वाह, या यू राइट, हाँ सही बोल रही हो, आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड आंसर। क्लियर, इन्होंने सही कहा कि वो हमारा सबसे पहला संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में
अंतःस्रावी तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं और सर्वप्रथम इसी संघ में अंतःस्रावी तंत्रों का ग्रंथियों का अध्ययन किया गया। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार के जीव आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े आते हैं आर्थ्रोपोडा में। अच्छा ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोडा का हम कॉन्सेप्ट ये समझते हैं। अच्छा, आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनमें भी ग्रंथि होती है और उन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता है। तो बताइए कुछ एक हार्मोन्स का नाम बता सकते हैं? सपोज जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच से कौन सा हार्मोन निकलता है? कॉकरोच से जो हार्मोन निकलता है, कॉकरोच में भी इंसेक्ट्स में आता है, कीड़ों में आता है, तो जो कॉकरोच से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम कहते हैं, अब याद आ जाएगा आपको, फेरोमोन हार्मोन। उस हार्मोन को कहते हैं फेरोमोन हार्मोन। तो कॉकरोच से जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं फेरोमोन हार्मोन, और ये हार्मोन एक नाम से और भी जाना जाता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेल अट्रैक्टिव हार्मोन। मेल अट्रैक्टिव, नर को आकर्षित करने वाला हार्मोन, मेल अट्रैक्टिव हार्मोन, फेरोमोन हार्मोन को हम कहते हैं। क्लियर? घरों में कॉकरोच होते हैं, तो कॉकरोच हमारा यूनिसेक्सुअल है भाई, उसका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। क्लियर? यानी सेक्सेस आर सेपरेट्स, अलग अलग होते हैं। तो अभी आपने देखा कि घर के बीचों बीच में कहीं कमरा है, उसमें एक फीमेल कॉकरोच अगर है, कुछ खा रही है, तो आप देखोगे कि दूर से किसी कोई होल है, कहीं से भी है, तो एक कॉकरोच निकलता है, डायरेक्ट उसके पास चला जाता है। रीज़न? क्योंकि उसकी बॉडी से फेरोमोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ये फेरोमोन हार्मोन्स मेल को अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर? तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में इतना सारी चीज़ें हम जाने, इसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी को है? ओके। अब अंतःस्रावी तंत्र, हमने कहा कि अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं उसमें ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं, हिंदी में बता ही दे रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि आती हैं? लेकिन सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि की एक विशेषता ये है कि ये डक्टलेस होती है, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्लियर? इसमें किसी भी टाइप की कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। मीन्स जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो सब हमारी डक्टलेस होंगी, डक्टलेस होंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी वो डक्टफुल होगी, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। कहीं कहीं बुक में एंडोक्राइन ग्लैंड जहाँ लिखा रहता है वहाँ सारे ग्लैंड्स को मिक्स करके वो लिख देता है, यानी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास, सब कुछ को मिक्स करके। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सेपरेट करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं? फर्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। दूसरी हमारी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी होती है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी होती है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। एक और भी होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये जितनी भी ग्रंथियां हैं ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि आती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, याद होगा आपको, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, सलाइवेरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड,
सेबेशियस ग्लैंड भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं बुक में सेबेशियस ग्लैंड भी लिखा हुआ है, स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी आती है गोनैड्स। अब प्रश्न आ रहा है ये गोनैड्स क्या है, क्लियर। इसी गोनैड्स में हम लोग टेस्टिस और ओवम की स्टडी करते हैं, टेस्टिस एंड ओवा, यानी जो टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं और ओवा से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसके लिए कंबाइंड वर्ड्स है गोनैड्स। तो गोनैड्स में हम लोग टेस्टिस और ओवरी की स्टडी करते हैं, या फिर इसको कह लीजिए ओवरी, टेस्टिस और ओवरी की स्टडी करते हैं गोनैड्स में। नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में सिर्फ एक ही ग्लैंड आती है, यस, अग्नाशय, सही कहा आपने। मिक्स्ड ग्लैंड में सिर्फ एक ग्लैंड आती है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज, अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो ये तीनों ग्लैंड को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं, अंतःस्रावी में कौन कौन आती हैं, और मिश्रित में कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं। नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो इतना नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसमें जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, इसकी 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। कौन सा हार्मोन्स इसमें से निकल रहा है, अगर उस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर्स हो जाएगा, अगर उस हार्मोन्स का लेवल कम हो जाए तो हमारी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर्स हो जाएगा। ये स्माइल कर रही हैं, क्यों स्माइल कर रही हैं, कोई आइडिया है किसी को? मैं समझ गया क्यों स्माइल कर रही हैं, क्योंकि हम लोग हार्मोन्स पढ़ने जा रहे हैं, ये हार्मोन्स इन पे लागू हो जाएगा क्योंकि इनकी हाइट कम है ना, दैट्स वाई शी इज़ लाफिंग। ओके, तो हार्मोन जो होता है, अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में चेंजिंग आ जाती है, अगर घट भी जाता तो भी चेंजिंग आ जाती है। अगर हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, हाइपो का मतलब कम होना। अगर हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे हाइपर सिक्रीशन, कहते हैं हाइपर टेंशन हो गया है, हाइपर का मतलब ज़्यादा हो जाता है, क्लियर। तो एक एक हम लोग ग्रंथि की पहले स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट हमारी जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। किसी को कोई आइडिया है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? नो, हाँ, ये यकृत है, लीवर है। हमने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। अगर हम पूछें अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तब हमारा उत्तर होगा थायराइड ग्लैंड, क्लियर। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गई थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? बेलो द बक्कल कैविटी, ये जो हमारी बक्कल कैविटी इसके बेलो होती है, यहाँ नीचे, ये क्लियर, ओके। अच्छा, एक शायद डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आपको पढ़ाए होंगे कि बक्कल कैविटी और माउथ में क्या डिफरेंस है, बताए होंगे। ये हमारी दोनों बक्कल कैविटीज़ हैं और इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज़ माउथ, ओके। तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? वेरी गुड, हाँ। तो इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। अच्छा, थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा साल्ट मिक्स होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में एक स्पेसिफिक साल्ट होता है जिसको हम आयोडीन कहते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, इसीलिए कहा गया ना टाटा साल्ट खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है, उसकी कमी से हमें ग्वाइटर घीघा हो सकता है, ये ऐड दिया जाता है टीवी पे। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, लेकिन ये आयोडीन 2 कंपोनेंट में होता है। इस थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होगा और ये आयोडीन 2 कंपोनेंट में होगा, एक को हम कहेंगे T4 और दूसरे को कहेंगे हम T3। तो आयोडीन के इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, T4 एंड T3। इन दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट में फ्लक्चुएशंस होगा तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ये T4 है, 4 का मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम टेट्रा बोलते हैं, क्लियर। अगर 3 होता है तो उसको ट्राई बोलते हैं, 2 होता है डाई, 1 होता है मोनो, लाइक दिस, ऐसे हम पढ़ते हैं। अब ये T4 का जो नाम है, इसका नाम है टेट्रा, आयोडीन है तो टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन,
हार्मोन, इसका पूरा नाम ये है टेट्राआइडोथायरॉक्सिन हार्मोन, और इसका नाम है ट्राइआइडोथायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होगा, आयोडीन एक साल्ट है, और ये साल्ट दो कंपोनेंट्स में मिलेगा, एक T4 एंड T3 के फॉर्म में मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो लिख देगा, कहीं कहीं लिख देगा T4 T3 T5 T6 T7 T8 ऐसे करके दे देता है। तो इसमें से एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना रहता है, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये है कि हैव यू रिटन दिस? यस सर। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, सब कुछ तो हम पढ़ते चले ही जा रहे हैं, क्लियर? बट आई थिंक दिस वन इज हम लोग तो पढ़ रहे हैं हार्मोन्स के बारे में, तो अभी हम लोगों ने तो हार्मोन्स के कुछ डिस्कशन ही नहीं किया कि व्हाट इज हार्मोन, क्लियर? तो आइए देख लेते हैं हार्मोन क्या है। हार्मोन, कोई बता सकता व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या है? हार्मोन हमारी ग्लैंडों से, हमारी ग्रंथियों से सिक्रीट होने वाला केमिकल्स है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, क्लियर? जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करता है। हर हार्मोन्स सारे ऑर्गन को टारगेट नहीं बनाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ही टारगेट बनाता है। हार्मोन्स की ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से हुई है जिसको हम कहते हैं हार्मईन। हार्मईन, हार्मोन की ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से हुई है जिसे हार्मईन कहते हैं, और हार्मईन का मतलब होता है टू स्टिमुलेशन। टू स्टिमुलेशन, अब स्टिमुलेशन का मतलब हुआ, इसको कह सकते हैं टू एक्साइट। हार्मोन्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो हमारे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दें, जो हमारे ग्लैंड को एक्साइट कर दें। अगर किसी ग्लैंड से हार्मोन्स नहीं निकल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ केमिकल मैसेंजर्स हमारी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और उस पर्टिकुलर ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं, और वहाँ से प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है। जैसे फीमेल्स में, वुमेन्स में हम ज़्यादा देखते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम होने लगती है। तो थायराइड प्रॉब्लम होने से क्या होता है? मेंसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर वे में नहीं होता है, क्लियर? तो जब उनके ब्लड चेकिंग और सारी चीज़ें जांच होती है तो डॉक्टर बोल देता है इनको थायराइड प्रॉब्लम है। थायराइड प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि ये जो हार्मोन्स है इसका प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो वो कुछ मेडिसिन देते हैं। इस हार्मोन्स का प्रॉपर जब सिक्रीशन होने लगता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाती है, क्लियर हो गया? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक हाइपोसिक्रीशन है। अगर इसका लेवल कम हो जाए थायरॉक्सिन हार्मोन का तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्टेड हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रभावित होने लगती है, क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हार्मोन्स का मतलब क्या हुआ। अब नेक्स्ट ये है कि हु गेव द टर्म ऑफ हार्मोन? हार्मोन का टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया? भाई एंडोक्राइनोलॉजी के तो फादर हो गए थॉमस एडिसन, बट हु गेव द टर्म ऑफ हार्मोन? तो हार्मोन का जो टर्म दिए थे उनका नाम है स्टार्लिंग, एक साइंटिस्ट का नाम है, यानी हार्मोन का टर्म स्टार्लिंग ने दिया। एक बैलेंस्ड साइंटिस्ट भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय स्टार्लिंग को जाता है। तो द टर्म ऑफ हार्मोन वॉज गिवन बाई स्टार्लिंग। तो स्टार्लिंग ने हार्मोन का टर्म सबसे पहले दिया था, क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड, इसमें हमने आयोडीन का कंपोजिशन देख लिया कि आयोडीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। लेकिन हमने कहा कि अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए तो भी हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तब भी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाएंगे? सबसे पहले
अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर हो जाएगा हमें ग्वाइटर, घेंघा हो जाएगा। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल कर जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमें हो जाएगा क्रीटिनिज्म। सेकेंड डिजीज हमें हो जाएगी क्रीटिनिज्म। थर्ड हमें डिजीज हो जाएगी मिक्स एडेमा। मिक्स एडेमा। थर्ड हमें डिजीज हो जाएगी फ्लैक्चुएशंस इन एमसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी फ्लैक्चुएट हो जाएगी, यानी इम्बैलेंस हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर वे में नहीं चलेगी। तो दीज ऑल आर द ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू द थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का लेवल कम होगा तो हमें ग्वाइटर, घेंघा हो सकता है, अभी सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्रिटिनिज्म हो सकता है, मिक्स एडेमा हो सकता है, या फ्लैक्चुएशंस इन एमसी। एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दीज ऑल आर द ड्रॉबैक्स। ये सब इसकी लेवल के कम होने से होती है। ग्वाइटर हमने आपसे बताया कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड जो हमारी है ये स्वेल कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है? किसी को कोई आइडिया है? थायराइड ग्लैंड का वेट, थायराइड ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 1.2 to 2.5 किलोग्राम तक हो सकता है। थायराइड ग्लैंड का वेट इतना हो सकता है, क्लियर, वेट के अकॉर्डिंग। तो ये इसकी एक एवरेज वेट है जो थायराइड ग्लैंड का वेट होता है। तो ग्वाइटर, क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर्स है, एक ऐसी बीमारी है कि अगर कोई भी बेबी मदर के वोम में है, मदर के यूटेरस में बेबी पल रहा है, मैच्योर हो गया है, और उसकी बॉडी में यानी मदर की बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई है, तो जब वो बेबी बॉडी से बाहर आएगा तो उसकी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ होगा, उसकी बॉडी, उसके मेंटल का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ होगा। वो बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है, उसके मसल्स प्रॉपर डेवलप नहीं किए होंगे, पतला दुबला हो सकता है, उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। इसलिए कभी कभी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको फ़ौरन इमरजेंसी में रख दिया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब उसी को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी से बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ, जो बच्चा पैदा होगा वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा, वो पतला दुबला सा होगा, मसल्स डेवलप नहीं होंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स होगा, उसका ब्रेन भी, उसकी इंटेलिजेंसी भी कम हो चुकी होगी। जैसे जैसे वो इंक्रीज़ करेगा, उस जैसे सोचने की, समझना, पढ़ने की क्षमताएं जो होती हैं कम हो रहती है। कहते हैं ये बच्चा बहुत तेज़ है पढ़ने में, ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो ये यहीं से रिलेटेड हो जाता है। इसलिए बोलते हैं गॉड गिफ्टेड है। तो भाई हार्मोन्स तो हम लोग जाके सही कर नहीं सकते हैं, वो तो नेचर ही करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है मिक्स एडेमा। मिक्स एडेमा ये प्रेगनेंसी के टाइम नहीं होता है। मिक्स एडेमा क्या होता है कि जब किसी की भी बॉडी में, इवन ये भी ज़्यादातर चाइल्डों में भी होती है, ये तो बर्थ में होती है, जब बच्चा पैदा होता है तब हो जाता है, लेकिन ये चाइल्डहुड में होता है, बचपना में होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है तब भी उसके बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाता है, मंद बुद्धि का बच्चा हो जाता है। ये पैदा होने के टाइम पे होता है, लेकिन ये चाइल्डहुड में होता है, बचपने में हो जाता है। अगर उसको प्रॉपर वे में उसकी फैमिली, मदर्स, फादर्स, पेरेंट्स उसको थायरॉक्सिन हार्मोन का डोज नहीं दे रहे हैं कि कितना अमाउंट में इसको चाहिए, और कॉन्टीन्यूअस उसके अंदर डिफिशियंसी होती चली जा रही है, तो उसको मिक्सोएडेमा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है फ्लैक्चुएशंस इन एमसी। ये तो वुमेंस में होगा, और जो एमसीज होते हैं वो हम जानते हैं कि फीमेल्स में 13 to 15 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है मेंसेस। इसका एक एवरेज ईयर्स होता है, इस ईयर्स में मेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई तो उनके मेंसेज इरेगुलर हो जाते हैं, उनके मेंसेज में प्रॉब्लम आने लगती है। दिस पॉइंट इज क्लियर कि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए, अगर इसका ज़्यादा हो जाइए तो हमें क्या हो सकता है। यानी नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हाइपर सिक्रीशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर इसकी अधिकता हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी कहती है कि हमें फिक्स अमाउंट में सब कुछ चाहिए,
क्लियर? जैसे किसी को शुगर है, किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, तो सपोज अगर हम बात कोलेस्ट्रॉल की करें, कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक चीज़ है ये। अगर हम बात कोलेस्ट्रॉल की करें जो हमारे ब्लड सीरम में बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 140 से 200 के बीच में रहना चाहिए। मिलीलीटर में बहुत माइन्यूट यूनिट में होता है, इस रेंज में रहना चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर वो फ्लैक्चुएट होकर के 207 हो गया, यानी 140 से 207 हो गया, तो डॉक्टर कहता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आदमी भी उसको लाइटली ले लेता है, बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ। ना, थोड़ा सा नहीं बढ़ा है, बहुत बढ़ गया है। हमारी बॉडी को हर चीज़ एक फिक्स अमाउंट में चाहिए। अगर हमें फिट और हेल्दी रहना है तो ये नहीं कि पॉइंट में बढ़ा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप। क्लियर? और एक चीज़ जानते हैं आप, कोलेस्ट्रॉल कितना डेंजरस है? आर्टरीज़ में जाता है, हमारे हार्ट के आर्टरीज़ में जाता है, लेयर बन जाती है और वो आर्टरीज पतली हो जाती है। जब आर्टरीज पतली होगी तो ब्लड का फ्लो हार्ट में नहीं हो पाएगा। जब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और धीमे धीमे पतली होती चली गई और कहीं वहीं ब्लॉकेज आ गया, हार्ट अटैक आ जाता है। यही है हार्ट अटैक, वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल पर अभी से कंट्रोल करना चाहिए। लोग कहते हैं कि 20 साल 25 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल देखा जाएगा, अभी खाने पीने की उम्र है, खाते पीते रहो। अरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट तो हो रहा है। हमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बचपन से ही देखना है कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, बहुत सारी चीज़ें स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, फैटी चीज़ें नहीं खाती हैं। लेकिन फैमिली में भी ये कहते हैं अरे अभी बच्चा है, खाने पीने की उम्र है। ये नहीं कि आफ्टर 30 ईयर्स 30 साल के बाद उसको प्रॉब्लम जब होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो ऐसे हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन होता है कि अगर इसका भी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे पहले हमारी मेटाबॉलिक रेट अफेक्टिव हो जाएंगी। मेटाबॉलिक रेट अफेक्टिव हो जाएंगी। हमारे मेटाबॉलिक रेट समझते हैं? हाँ, उपापचय क्रियाएं, हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी तंत्र हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। ना पाचन तंत्र सही रहेगा, ना जनन तंत्र सही रहेगा, ना उत्सर्जन तंत्र सही रहेगा। सारे तंत्र धीमे धीमे बिगड़ते चले जाएंगे, मेटाबॉलिक रेट अफेक्टिव हो जाएगी। क्लियर? दूसरा है हमारे बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ रुक जाएगा, यानी बॉडी ग्रोथ अफेक्टेड होगी। बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जब बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा तो ग्रोथ का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, पैर से लेकर के टो से लेकर के यहाँ तक, हेड तक। तो ब्रेन भी डिसऑर्डर्स हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर्स भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर कहा जाए कि बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स टॉप टू बॉटम नहीं हो रहा है, उसको मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो इसके ज़्यादा सिक्रीशन से ये ड्रॉबैक्स हमारी बॉडी में इजी वे में आ सकती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हियर यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है। चलिए, तो हम लोगों ने एक हार्मोन पढ़ लिया, एक ग्रंथि हमने पढ़ लिया, थायराइड ग्रंथि। उससे कौन से हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, उसकी अधिकता से क्या हो सकता है, T3 T4 क्या है, सारी चीज़ें पढ़ ली। सेकंड ग्रंथि क्या है, अभी आपने नोट किया होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड हमारी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये क्यों महत्वपूर्ण ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड सारी ग्लैंडों से सबसे छोटी ग्लैंड होती है, फिर भी महत्वपूर्ण है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और उस नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा फोर ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको डायंसिफेलॉन कहते हैं। डायंसिफेलॉन में एक कैविटी होती है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड हैबिटेट करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन के किस पार्ट में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस पार्ट में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सरसों के दाने के बराबर होती है ये ग्रंथि, फिर भी ये मास्टर ग्लैंड है। सारे ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है, इसके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है। इस ग्रंथि में दो लोब्स होते हैं। इस ग्रंथि में दो लोब्स मतलब समझ रहे हैं, दो झुकाव होते हैं। क्लियर? जो दो लोब्स होते हैं इसमें 2 टाइप्स के लोब्स होंगे। एक लोब्स को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। पूछा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि में 2 लोब्स होते हैं, उनका क्या नाम है?
तो एक लोब का नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरे लोब का नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो लोब से निकलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। यही दोनों लोब्स ही हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल कितने हार्मोन्स निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं, टोटल 9 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अभी आपने देखा थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा था, थायरॉक्सिन हार्मोन, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 हार्मोन्स निकलते हैं। अब जिसके बॉडी से, जिसकी ग्रंथि से इतने हार्मोन्स निकलेंगे तो वही तो पावरफुल होगा। कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी तो हार्मोन्स अपना इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट कर देगा। तो इसमें 2 लोब्स होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो हो गए टोटल 9 हार्मोन। लेकिन वो हार्मोन्स भी पढ़ने हैं, ये 7 हार्मोन कौन हैं और ये 2 हार्मोन कौन हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो 2 हार्मोन निकलते हैं, एक को कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरे हार्मोन्स को कहते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो 2 हार्मोन निकलते हैं, एक को कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टिस के लिए और ओवरी के लिए। अभी बताएंगे क्यों। ओवल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब मेंसेज स्टार्ट हो जाती हैं फीमेल्स में और आफ्टर 5 डेज़, मेंसेस के 5 डेज़ के बाद जब ब्लीडिंग बंद हो जाता है तो एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है, एक मैच्योर ओवम आता है। उसी को कहते हैं, वो ओवम आता कहाँ से है? ओवरी से। जब ओवल्यूट होता है, ओवल्यूशन प्रोसेस में उस मैच्योर ओवम को फैलोपियन ट्यूब में लाने का काम यही सब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। क्लियर? अब इस पर डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ये है 7 हार्मोन। एडिनोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी सबके फुल फॉर्म लिखाएंगे। नेक्स्ट LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट GH, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट मैमोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। नेक्स्ट है एड्रीनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रीनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 1 2 3 4 5 6। एक और हार्मोन है, वो हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 7 हार्मोन इस ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। तो 7 + 2 9 हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। GH, ग्रोथ हार्मोन। MSH, यहाँ हमने इसका पूरा नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि MSH ये भी है, MSH ये भी है, लेकिन दोनों का नाम अलग है। ये है मैमोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है एड्रीनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो यहाँ अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं थायराइड, थायराइड S फॉर स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, S फॉर स्टिमुलेटिंग, एक्साइट करना, स्टिमुलेटिंग का मतलब एक्साइट करना, H फॉर हार्मोन, L का मतलब हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हो जाएगा ये। नेक्स्ट हो जाएगा मैमोट्रोपिक, मैमोट्रोपिक है, इसको मेमोरी हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ये हमारा हो जाएगा एड्रीनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ लिखा हुआ है और प्रोलैक्टिन हार्मोन लिखा हुआ है। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अच्छा ये बताइए मेलानोसाइट के बारे में कुछ जानते हैं? ये जो मेलानोसाइट है
मिलेनिन, मिलेनिन स्किन पिगमेंट सर, शी इज राइट। ये स्किन पिगमेंट होता है, हमारे बॉडी में होता है मिलेनिन। मिलेनिन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी विशेषता क्या है मिलेनिन की? यस, त्वचा के रंगों को ब्लैक और वाइट प्रोवाइड करता है। जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा मिलेनिन होगा उतना काला होगा, जिसकी बॉडी में जितना कम मिलेनिन होगा उतना गोरा होगा। तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक इस हमारी बॉडी में स्किन पिगमेंट को स्टिमुलेट करता है, मिलेनिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर? और ये मिलेनिन एक स्किन पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट का मतलब जो किसी को कलर प्रोवाइड करे। जैसे क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है जो प्लांट के लीव्स में होता है, वो भी उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ऐसे हमारी बॉडी में जो मिलेनिन है ये भी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स जो हमारी बॉडी को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक दिस इज़ टू मच फॉर टुडे बिकॉज टाइम इज़ ओवर, इट इज़ 9:30 फ्रॉम देयर। तो द रेस्ट पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच।